नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आखिरी दिन नेशनल हेराल्ड मामले पर सियासी संग्राम में तब्दील हो गया। सदन के भीतर तख्तियों और नारेबाजी से कार्यवाही बार बार बाधित हुई तो बाहर सड़कों पर कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप और जवाबी हमलों के बीच सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आए। ऐसा क्या है नेशनल हेराल्ड मामले में जिसकी जांच को लेकर कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है तो बीजेपी कानून की दुहाई दे रही है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने निकले, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेसियों की पुलिस के साथ झड़प और धक्का मुक्की हुई। देखते ही देखते कांग्रेस का प्रदर्शन आक्रामक हो गया। बड़ी संख्या में जमा हुए कांग्रेसियों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। प्रदर्शन में पीसीसी चीफ दीपक बैस, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक सत्यमेव जयते लिखी तख्तियां लेकर नारेबाजी करने लगे। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने तख्तियों के साथ सदन में बैठने की अनुमति देने से इनकार करते हुए इसे असंसदीय करार दिया। इसके बावजूद विपक्ष का घेराव और विरोध जारी रहा, जिससे कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। नेता प्रतिपक्ष भूपेश बघेल ने नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। तो केंद्रीय नेतृत्व 12 साल तक बदनाम करते रहे। ये लोग कहते रहे कि ये लोग तो बेल में हैं, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी बेल में। इस प्रकार से बात, और उसी प्रकार से पूरे देश भर में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी ईडी का, आईटी का, सीबीआई का और ईओडब्ल्यू का दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को न केवल बदनाम करने बल्कि उसे दबाने डराने की कोशिश, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध को राजनीतिक स्टंट करार दिया। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि मामला न्यायालय में है, अगर कांग्रेस निर्दोष है तो कोर्ट में अपनी बात रखे। न्यायालय का जो विशेष अधिकार है उसमें उसने जो भी संज्ञान लिया है, कोई मामला खत्म थोड़ी हुआ है। अगर वो हम तो शुरू से इस बात को बोलते हैं, तो जब दोषी हैं तो फिर तो जो हो कार्रवाई, न्यायालय का न्याय संगत कार्रवाई होगी वो होगी। बहरहाल विधानसभा में सड़क तक नेशनल हेराल्ड मामले पर सियासी जंग अब और तेज होने के संकेत दे रही है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप, सत्ता पक्ष के जवाबी हमले और अदालत के फैसले के इंतजार के बीच आने वाले दिनों में यह मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़े टकराव का कारण बन सकता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो जांच एजेंसियों पर सियासत, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक विशेष पैनल। आपसे उनका तारीफ करा देते हैं। शताब्दी पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अभय नारायण राय जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े, और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है तीनों का। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शताब्दी पांडे जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। अभय नारायण जी और इनकी पार्टी हमेशा से आरोप लगाती रही है कि आप दबाने की कोशिश कर रही हैं, आवाज दबा रही हैं, लोकतंत्र की हत्या करने। एक बार फिर से वही नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर एक बार फिर से उनके वही आरोप है। जांच एजेंसियों को लेकर सवाल है कि दुरुपयोग किया जा रहा है, क्यों कर रही है, क्यों आपकी पार्टी इनकी आवाज दबा रही है? शताब्दी पांडे जी। देखिए, किसी प्रकार का भी ये कोई दुरुपयोग नहीं है और ये पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार का, मनी लॉन्ड्रिंग का और कांग्रेस के एक परिवार द्वारा पार्टी फंड का दुरुपयोग करने का मामला है। और ये कानून के दायरे में है, कोर्ट में जांच चल रही है और निश्चित रूप से जब कोई मामला कानून में हो, जब कोर्ट में चल रहा हो, तो उस पर इस प्रकार का हंगामा करना ठीक नहीं है। और ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक स्टंट इन्होंने बना दिया और ये कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने कोई गलती नहीं की है, कोई गलत काम नहीं किया है, तो कानून से डर किस बात का? आपको डरना नहीं चाहिए ना। बिल्कुल। आप ये देखिए कि कार्यकर्ताओं के चंदे का फंड किस तरीके से किसी प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर होता है, ये इस केस में परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार के जो ये काम, और उसमें भी जिस कंपनी को ये पैसा ट्रांसफर हुआ है उसमें 76% हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है। तो क्या है, किसी राजनीतिक पार्टी का फंड इस प्रकार से किसी प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर करना
क्या यह लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी का दुरुपयोग नहीं है? तो इसको न समझते हुए कि इस प्रकार से सड़क पर उतरकर और आज जिस प्रकार से विधानसभा में हंगामा किया, अलोकतांत्रिक व्यवहार और अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग जिस प्रकार से हमारे यहाँ कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, इसको जनता देख रही है। पिछले भी बार देखिए 5 साल में उन्होंने क्या किया और जनता ने जवाब दिया, और अभी भी जिस प्रकार से ये कर रहे हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जब कोर्ट में कोई भी विचाराधीन होता है मामला, इस प्रकार के बयानबाजी करना ये कोर्ट की अवमानना है, तो ये नहीं करना चाहिए इनको। और किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारों का कोई दुरुपयोग नहीं कर रही है। दुरुपयोग तो इन्होंने किया है अपने राजनीतिक पार्टी में, उसके फंड को प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर करके। अभय नारायण जी, गंभीर आरोप आप पर भी है। आज क्या किया आपने, उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और एक बड़ा सवाल ये कि बड़ी जल्दी व्याकुल हो जाते हैं आप लोग, उत्साहित भी हो जाते हैं। उत्साहित क्या कहती है, उत्साहित हो जाते हैं, और जब बात राहुल गांधी सोनिया गांधी की होती है तो आक्रामक भी हो जाते हैं। वो तस्वीर हमने देखी, क्षणिक राहत मिली है कोर्ट के तरफ से, क्लीन चिट नहीं। अभय नारायण जी, इतने आक्रामक होने की क्या आवश्यकता थी आज सदन में? राघवेंद्र जी, हम आ भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, यही कह रहे हैं? चर्चा नहीं होती। अच्छा, आज लोकसभा में और विधानसभा में इनकी पार्टी क्या कर रही है, किन मसलों को दबा रही है, कितने ध्यान आकर्षण का जवाब नहीं आता, अग्राह नहीं होते, शून्यकाल में कितने मामले उठाए जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रश्नकाल में इन्हीं के जो पूर्व मंत्री हैं, इन्हीं के वरिष्ठ नेता है, वो पूरा को आपस में उलझ के लोग बर्बाद करते हैं, उसकी चर्चा नहीं होती। आज सत्यमेव जयते का पोस्टर चला गया तो नागवार गुजर गया। ठीक है, विधानसभा के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने अनुमति नहीं दी, फिर भी आप गए। स्थगित की, उन्होंने अनुमति नहीं दी, फिर भी आप गए, आप पहुंचे तख्तियां लेकर, बैनर लेकर। बार बार वो मना करते रहे, फिर भी आप नारेबाजी करते रहे। राघवेंद्र जी, विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। विपक्ष जो बयान अजय चंद्राकर जी विधानसभा में देते हैं, कब उनको टोका गया, कब उनको रोका गया, आज क्या नारे लगा रहे थे वो? तो तमाम चीजें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि आप डिबेट करा रहे हैं, चर्चा हो रही है और जनता इसको देख रही है। ठीक है, जहां तक मामला सत्यमेव जयते का और कोर्ट के, जिसको आप कह रहे हैं कि आप लोग बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, भाई साहब हम उत्साहित नहीं है राघवेंद्र जी। हम तो पीड़ित पक्ष हैं, और पीड़ित पक्ष को एक बूंद की भी राहत मिलती है तो उसे समुद्र दिखाई देता है। तो कोर्ट पे तो भरोसा है ना पीड़ित पक्ष को? ईडी पे हो सकता है, जांच एजेंसियों पे ना हो, कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं? भाई नारायण जी, यही तो शताब्दी जी भी पूछ रही हैं, यही मैं भी पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप पीड़ित हैं राघवेंद्र जी, आज कोर्ट पे ही तो कोर्ट ने जो लाइन कहा कि ईडी ने कानून के इतर जाकर काम किया, ये छोटी मोटी लाइन नहीं है, ये छोटा मोटा बयान नहीं है। और ईडी क्या विपक्षियों के लिए बनाई गई है? ईडी का काम केवल विपक्षियों क्या है? छापा मारना, विपक्षियों क्या है? FIR दर्ज करना और विपक्षियों को जेल भेजना। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, सांसद जो कर रहे हैं उसकी जांच नहीं होगी। ऊर्जा मंत्रालय में 3% कमीशन का एक अध्यक्ष पे आरोप लगा, जांच हुई क्या? पुलिस भर्ती में आरोप लगा, जो भी लिस्ट निकली है, जांच हो रही है क्या? ईडी किस मंत्री के घर गई? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय कितने अरबों खरबों के बन रहे हैं, ईडी पहुंच रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा दिया जा रहा है आप निकाल लीजिए, 90% और 10%। ठीक है, 90% उद्योगपति चंदा दे रहे हैं, उनके ईडी जा रही है क्या? शताब्दी जी, एक छोटा सा जवाब, फिर के शर्मा जी आपके पास आता हूं। शताब्दी जी, एक छोटा सा जवाब। देखिए, ये जिस प्रकार से तुलना कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए जाने वाले सदस्यता शुल्क की, तो हम अपने आधार कार्ड के साथ, हम पूरे पारदर्शिता के साथ अपना फंड हम यहाँ पर संस्था को देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से 76% की हिस्सेदारी वाली कंपनी में आपके कांग्रेस के जन से इकट्ठा किया गया, ट्रांसफर किया गया, इसको नेहरू जी ने चालू किया था। आप उसको भाजपा नेहरू जी ने चालू किया था। शुल्क से क्यों संग्राम का अखबार था। कंपेयर कर रहे हैं?
स्वतंत्रता संग्राम का नेहरू जी अखबार हो था, या फिर सोनिया जी अंग्रेजों हो, के चाहे खिलाफ राहुल लिखता जी था, हो, आजादी की लड़ाई के सभी पक्ष में मिलकर लिखता था। जनता वो को आरएसएस मिलकर का लूट मुखपत्र रहे नहीं हैं। है, वो आरएसएस का मुखपत्र नहीं है, आजादी की लड़ाई का अखबार है। लेकिन अभय जी, शताब्दी उसको जी कांग्रेस ने शताब्दी जी बचाया। प्रश्न शेयर होल्डिंग को लेकर पूछ रही हैं अभय नारायण जी, निश्चित रूप से जिसकी आप बात कर रहे हैं। 1938 में जब इस पेपर की शुरुआत की गई, जब ये पेपर निकलना शुरू हुआ, उस समय शेयर होल्डिंग आपको पता है कि आपके पास जानकारी होगी मुझे लगता है, बिल्कुल कितने लोगों के जानकारी पास है। शेयर होल्डिंग थी आप बताइए। देखिए उस जब समय नेहरू जी ने नेहरू शुरुआत जी की, की अभय नारायण जी सीधे 10% सीधे छोटा छोटा सवाल पूछ रहा हूं, के शर्मा जी के पास मुझे जाना है। जब इसकी शुरुआत हुई अखबार की, कितने लोगों के बीच शेयर होल्डिंग थी ये बताइए अभय नारायण जी। और अभी नेहरू जी ने जब चालू हाँ। किया तो 5,000 5,000, ठीक है, बस यही रुक जाइए। और अभी 38% राहुल गांधी और सोनिया पूरा गांधी, यही सुनिए बात तो। शताब्दी जी पूछ रहे हैं, तो आप गोल मटोल इधर उधर घुमा रहे हैं। कोई गोल मटोल नहीं, हम सीधे जा रहे हैं, आप मत घुमाइए गोल मटोल। मैं कहां घुमा रहा हूं, मैं तो आपसे ही नहीं, सवाल नहीं, के आप जवाब ले रहा बहुत हूं। जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहा हूं अभय ना। नारायण जी ठीक जवाब बताइए नहीं ना, दे रहे हैं। बताइए। आप हाँ। बताइए राज्यों का 76% मुखपत्र की था, शेयर क्यों उनके पास आजादी की है? लड़ाई लड़ने वाला अखबार था। और 90 में जब उसके ऊपर 90 करोड़ का कर्ज हुआ, उस कर्ज को पटाने के लिए कंपनी बनानी पड़ी, उस अखबार को बचाया गया। 50 लाख स्वतंत्रता संग्राम की 50 निशानी है। लाख के ठीक है, लोन कंपनी पर को पूरे बचाया गया और देश में सारे इतनी शेयर प्रॉपर्टी कैसे बनी? 38% राहुल गांधी और सोनिया उसमें गांधी के बुराई बीच क्या है? डिवाइड कर दिया गया। उसमें ये बुराई सवाल क्या है? लगातार बीजेपी उठाती जी। रहती है। उस पे प्रॉब्लम क्या था शताब्दी पांडे को और उनकी पार्टी को? वो लाभ का पद नहीं है, राघवेंद्र जी, लाभ कर नहीं है। 50 लाख का 1 लोन रुपये का लेकर लेन देन नहीं करोड़ों हुआ। रुपए की संपत्ति कैसे बनाते हैं ये लोग? किसकी संपत्ति 50 थी लाख का वो? लोन लेते हैं। अरे और आप तो करोड़ों देश की संपत्ति कैसे बेच रहे बनी? हैं, आप तो कैसे एयरपोर्ट बनी बेच करोड़ों रहे की हैं। संपत्ति? ठीक है, आपको दे दे बेचने मैं के दोनों लिए। को रोक रहा हूं। के शर्मा जी का रुख करता बेच रहे हूं। हैं। शर्मा जी, आप शर्मा बंदर जी, का बेच रहे हैं, शर्मा जी, आप रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, उसको किसने बनाया था? ठीक है सरकार शर्मा जी, ने। अभय नारायण जी आपके देश पास की लौटूंगा। जनता के पैसे से बना। अभय नारायण जी जिसको आपके पास आप अडानी को लौटूंगा। बेच रहे हैं। शर्मा जी से मुझे जवाब लेने दीजिए। शर्मा जी के पास। शर्मा जी, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर किस तरह से पूरे मामले को आप देख रहे हैं? पक्ष विपक्ष की लड़ाई लगातार इस पर जारी है और लगातार जांच एजेंसियों को लेकर भी अभय नारायण जी सवाल उठा रही है। कोई नया मामला नहीं है, चाहे पहले की बात कर लें, जब भी कोई घोटाले होते हैं उस पर विपक्ष को लगता है कि जांच एजेंसियां पक्ष के फेवर में उनके तरफ से बात कर रही है, उनके तरफ से जांच कर रही है। लेकिन नेशनल हेराल्ड के मामले में जो आज राहत मिली है, क्या ये राहत है या इसमें अभी पिक्चर बाकी है? और एक पिक्चर जो आज सदन से निकलकर बाहर आई है कांग्रेस की तरफ से, उस पिक्चराइजेशन पर आपके क्या राय है? निश्चित रूप से राघवेंद्र जी, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। अभी तो ये है कि क्या ईडी को नहीं मालूम था कि बिना एफआईआर के कार्रवाई को इस तरह आगे ले जाएंगे तो इस तरह से न्यायालय का डिसीजन आ सकता है। तो अभी एफआईआर दर्ज होगा, दिल्ली पुलिस करेगी, फिर जांच प्रक्रिया रुक नहीं रही है, आगे इसमें जांच होनी। लेकिन महत्वपूर्ण बात आता है जब राजनीतिक रूप से 2-3 शब्दों का इसमें बढ़िया है कि डरने वाली बात आई। लोग डरते क्यों हैं? डरते इसलिए हैं कि राजनीतिक हत्या जैसी स्थिति हो जाती है। भाजपा सरकार बनी है आरोपों को लेकर, भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगी, कांग्रेस सरकार पर, और उस पर जनता ने विश्वास किया। और भ्रष्टाचार चूंकि जनता का मुद्दा है, आज नीचे से ऊपर तक आप देखिए कमीशन को लेकर के जो बात आती है, किसी भी विभाग में चले जाओ, क्या ये जीरो टॉलरेंस जीरो हो चुका है? क्या कोई भी ये दावा कर सकता है? क्या दूसरी चीज है, 71 साल तक ये अखबार जो नेशनल हेराल्ड जो निकलता है एसोसिएट जर्नल से नाम से कंपनी बना करके एजेएल के नाम से जी। तो वो जो 3 अखबार हिंदी में भी, उर्दू में भी और अंग्रेजी में, जो नेशनल हेराल्ड 71 साल बाद कांग्रेस के सरकार में इतना 90 करोड़ के माइनस में क्यों चले गया? अब उसके बाद 2000 करोड़ की संपत्ति थी उसके बावजूद उसको रेंट देने की आवश्यकता पड़ती है। फिर जमीन का मामला पूरा जांच का है, किस ढंग से जांच पूरी होती है और न्यायालय क्या डिसीजन। महत्वपूर्ण है राजनीतिक रूप से जो जांच हो रही है, जांच एजेंसियों की जो बात आती है, तो जांच एजेंसी कितने समय तक, क्या समय सीमा निर्धारित हो सकती है क्या कि जनता की अदालत में या न्यायालय में, दोनों जगह फैसला एक समय में हो जाए, ताकि जो बार बार आरोप लगने से, जैसे यहाँ पे शराब घोटाले को लेकर के कहें कि यदि पूर्व आबकारी मंत्री जेल में है तो आरोपी और सजायाफ्ता में अंतर जनता समझने लगेगी क्या? क्या एजेंसियों पर एक सवाल उठेगा क्या कि पुलिस से लेकर के तमाम ईडी और सीबीआई जब किसी को गिरफ्तार करती है तो वो उसके प्रति जनता की एक भावना आ जाती है कि आरोपी, हत्या का आरोपी और सजायाफ्ता हत्यारा में कोई अंतर है क्या? ये अभी तक के जनता, मतलब पुलिस किसी को ले गई तो निश्चित रूप से उसकी छवि धूमिल हो जाती है। अब इससे अलग विषय, दूसरा चीज मेरा ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के सदन में जो प्रश्नकाल हो रहा था, देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन हुआ, भोपाल हो, रायपुर हो, दिल्ली हो,
लेकिन यहाँ पे जो प्रश्नकाल के बाद होता क्या, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, सभी बड़े नेता इसमें थे, तो विधायक जो वहां पे गए थे, जो आज अंतिम दिन है, छोटा सा सत्र 3 दिन का रहा, 4 दिन में से पहला दिन तो विजन पर चले गया, अब आखिरी दिन 1 घंटे बाद होता क्या, विधायकों के सवाल आते क्या, तो चारों तरफ और घेरने का अवसर मिलता। ये जनता की ओर से विधायकों के जो 600 सवाल थे उनमें से कितने के जवाब आ पाए, प्रश्नोत्तरी को लेकर, महत्व को लेकर बात आती है। इस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ में आप देखिए सौम्या चौरसिया को आज फिर 3 दिन की रिमांड पर ईडी ले गई है। तो जांच प्रक्रिया की सीमा तय होती है, जांच एजेंसियों पर यह रहना चाहिए कि आप कितने लोगों को सजा दिला पा रहे हैं, ताकि राजनीतिक छवि का नुकसान तो हो ही जाता है, उसको चुनाव में तो पराजित हो जाता है, इस तरह से किसी पर आरोप लग जाए तो न्यायालय का इंतजार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो बात आ रही है कि पूरे आरोपों को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए कांग्रेस या भाजपा शासनकाल में क्या भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस के लिए क्या प्रयास किए रहे, जो तरह से आरोप अभी कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है, इन भ्रष्टाचारों की जांच हो सकती है क्या, भारतमाला प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है, तमाम प्रकार की बातें हैं। इसको लेकर जीरो टॉलरेंस का जो प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसमें अभी बहुत कुछ पिक्चर बाकी है। नेशनल हेराल्ड मामले में अभी न्यायालय में फिर से जाएगा, लेकिन कितने समय तक, जैसे वही बात आ रही 2014 कांग्रेस टाइमिंग को लेकर सवाल है कि आखिर कब तक बात आती है। ठीक है, लेकिन आपने के शर्मा जी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो है अभी जोड़ी है, और उससे मैं चाहता हूं अभय नारायण जी से जवाब लीजिए। अभय जी, नहीं लगता है कांग्रेस को, क्या आपको नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पर कि आज जो सदन में आप लोगों ने किया उसको बाहर भी किया जा सकता था, कभी और भी किया जा सकता था, एक प्लानिंग के साथ कर सकते थे आप उसको एग्जीक्यूट। सदन में जब जनता के मुद्दे उठाने थे तब नेशनल हेराल्ड को उठाकर आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को तो जरूर प्रोटेक्ट किया, लेकिन उन जनता के मुद्दों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। ऐसा इस बात की अनुभूति आपको हुई आज, जो के शर्मा जी भी ये बात कह रहे हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस ये प्रयास करती है कि प्रश्नकाल में जो जवाब और सवाल होते हैं वो जनता के लिए होते हैं, जनता की ओर से सवाल है और जवाब सरकार की ओर से आता है। लेकिन मैंने कहा ना कि सदा बधा कार्यक्रम है प्रश्नकाल। अजय चंद्राकर जी, धर्मलाल कौशिक जी, 2-3 लोग हैं, वो सवाल पूछेंगे, जवाब आता रहेगा और 45 मिनट सिर्फ इनको मिल जाता है। जो कांग्रेस के लोग का सवाल है, जो जनता का रियल सवाल है, वो धरा का धरा रह जाता है। तो ये जो सदा बधा का खेल है उसमें आज नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, क्योंकि सत्य में जैसे लेके अगर हम अंदर बैठते हैं। लेकिन आज तो आपने पूरा बर्बाद कर दिया ना। ठीक है, आरोप लगाते हैं कि वो आपको नहीं बोलने दे रहे, मौका नहीं मिल रहा, जो भी आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन आज तो पूरा बर्बाद आपने कर दिया अभय नारायण जी सब कुछ। देखिए, विपक्ष को बर्बाद करने का काम, विपक्ष को खत्म करने का काम, लोकतंत्र जहां बर्बाद हो रहा है वहां 1 घंटे की चिंता, पूरा लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है। चुनाव आयोग की बात कर लो, ईडी की बात कर लो, जीएसटी की बात कर लो, इनकम टैक्स की बात कर लो, सारी संवैधानिक संस्थाएं आज कहाँ जा रही है राघवेंद्र जी? आज उनके ऊपर उंगली नहीं सड़ांत और गंधांत आने लगी है। उंगली उठना तो चलिए, हर विपक्ष उंगली उठाता है, लेकिन यहाँ तो केवल और केवल ईडी के 99.9% मामले विपक्ष के होते हैं। चिंतामणि महाराज का नाम था। तो डरते क्यों है आप लोग? शर्मा जी ये भी कह रहे हैं कि डर क्यों आता है आपके भीतर, जब आप सही है, आप सही है, न्यायालय में मामला जाएगा, वहां से आप अगर सच्चाई के साथ है, सत्य में जयते पर अगर आपको भरोसा है तो सच्चाई की जीत होगी। अभय नारायण जी, करने दीजिए शताब्दी पांडे जी को जो कर रही हो वो। राघवेंद्र जी, न हम अंग्रेजों से डरे, न हम आरएसएस से डरे और न हम भाजपा से डर रहे हैं। ठीक, हम अपनी विचारधारा पे कायम है और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो तरीका विपक्ष के साथ अपनाया जा रहा है, आप प्रेस पे बैठे हैं, आप प्रेस के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो भी आप देखिए कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाला प्रेस आज कहाँ खड़ा है, कितने दबाव झेल के वो अपनी इसको दिखा रहा है और कर रहा है। तो वही हाल विपक्ष का है, वही हाल प्रेस का है। तमाम लोगों को सरकार के हिसाब से चलना होगा तो ठीक है, वरना ईडी आएगी, वरना आईटी आएगा। ठीक है, शताब्दी जी, राजनीतिक बदला साफ तौर पर अगर समझे अभय नारायण जी के बातों से तो ये एक शब्द इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और आपसे इस पर ही सवाल मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें। राजनीतिक बदले की भावना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनाई जा रही है, अभय नारायण जैसा कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं अभय नारायण जी। इनको समझना चाहिए, कोर्ट ने इसको कहा है कि यह कोर्ट, यह जो केस है, यह जो मामला है, यह निश्चित रूप से आगे कोर्ट में दर्ज होने लायक है। ये भी बात कही है, इसको भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा मैं कहूंगी कि ये केस दर्ज कब हुआ? 2012 में। उस वक्त किसकी सरकार थी? और ये एक
प्राइवेट याचिका के माध्यम से केस दर्ज हुआ है। इसमें कहां से भाजपा की बात आ गई, आप बताइए। तो इस प्रकार से इसको राजनीतिक बदला या इस प्रकार का कहना, ये इनका राजनीतिक स्टंट है। ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बहुत स्वच्छ धूमिल छवि का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जनता ने समझ लिया है और ये कोर्ट को भी समझ में आ रहा है कि इतने राशि का जो हस्तांतरण किया गया है किसी प्राइवेट कंपनी को, ये प्रथम दृष्टया केस बनता है और ये बहुत बड़ा जुर्म है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ किए जाने वाला दगा है, जनता के साथ किया जाने वाला दगा है। और किसी एक परिवार के हाथ में पूरी पार्टी को सौंप देना, पूरे एक परिवार के ही हिस्सेदारी में पूरा ये दे देना, ये सब बहुत गलत कांग्रेस के द्वारा किया गया है। इनको ये स्वीकार न करके और जिस प्रकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार और अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग आज विधानसभा में इन्होंने किया है, ये निश्चित रूप से पूरे देश की जनता देख रही है। पूरे देश की जनता को समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का क्या पिक्चर है, क्या स्थिति है, और ये पहले भी जनता देख चुकी है और आगे भी देखेगी। इन्होंने इस उदाहरण के माध्यम से बता दिया कि कितने हद तक अलोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। तो ये अपनी गलती को न मानते हुए इस प्रकार का ये व्यवहार जो कर रहे हैं, ये राजनीतिक बदला लेने की यहाँ पे भाजपा की कोई बात नहीं है। ये राजनीतिक स्टंट है ये कांग्रेस का। ये बताना चाहते हैं कितना भी आप हल्ला मचा ले, शोर शराबा कर ले, लेकिन ये साबित होने वाला नहीं है कि नेशनल हेराल्ड मामले में आप क्लीन चिट हैं। ऐसा कोई नहीं मानेगा। शर्मा जी, क्या है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम एक्शन देख रहे हैं, राजनीतिक बदला है या सच में ये निष्पक्ष कार्यवाही है एजेंसियों की? किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, तो न्यायालय एक मामला है कि कितनी, जब सजा के बाद ही बात आएगी। कांग्रेस भी वही कह रही है। मेन बात यह है कि जो राजनीतिक समरसता थी उसके चलते क्या भ्रष्टाचार दबा हुआ था। अब जब राजनीतिक रूप से वैमनस्यता या द्वेष भावना के यदि कार्रवाई भी हो रही है और भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और बड़े बड़े लोगों के नाम यदि सामने आ रहे हैं, तो न्यायालय में यदि सजा मिलेगा तब तक क्या जनता इंतजार करेगी? एक नुकसान तो हो ही जाएगा। जैसे आपने कहा कि डरते क्यों है, 2018 चुनाव तो इसी में हार गए। भ्रष्टाचार में कितने लोगों को सजा मिलेगी? न्यायालय का मामला है। जनता ने तो अपना फैसला दिया है कि भाजपा इस पर जल्दी कार्रवाई कराए और सजा तक पहुंचाए, न्यायालय में उचित ढंग से इसको रखे। अब बात आती है कि 2028-2029 चुनाव के समय तक ये जो प्रक्रिया है, इसको लेकर के जांच एजेंसी को चाहिए कि तत्परता से कार्रवाई करे। और 15 साल यदि भाजपा की सरकार रही और भूपेश सरकार रही, तो उन्होंने कितने ऊपर क्या कार्रवाई नहीं की? ये इसका मलाल रह जाएगा या अभी आने वाले अभी जो भ्रष्टाचार के मामले पर ध्यान दे। और हो सकता है, मुझे लगता है कि सत्ता तो परिवर्तनशील है। यदि भ्रष्टाचार के मामले आप रखिए और आपकी सरकार आती है तो आप भी कार्रवाई कीजिए। तो लोकतंत्र में यही है कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो, जनता इससे त्रस्त है। चलिए, ठीक है। अभय नारायण जी, कुछ कहेंगे आप चलते चलते? निश्चित रूप से देखिए, जो जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये दुरुपयोग बंद होना चाहिए। ये जो केस था नेशनल हेराल्ड का, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। वो तो कोर्ट पे छोड़ दीजिए ना, वो तो कोर्ट पे छोड़ दीजिए, कोर्ट को तय करने दीजिए कौन दोषी है कौन निर्दोष है, उसको कोर्ट पे रहने दीजिए। और जिस तरह से ये ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये जो नया परिपाटी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो आज कोर्ट ईडी को फटकारता नहीं, आप उसके तो पक्ष में है ना कि ईडी को जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि नहीं एफआईआर नहीं है तो चार्जशीट जो है वो दाखिल नहीं होगी। अगर ईडी साथ में होती तो आज कोर्ट ये बात नहीं कहता। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी से सीख ले, उनके प्रधानमंत्री थे, उनके नेता थे कि राजनीति में पक्ष और विपक्ष का क्या संबंध होता है, दुश्मनी नहीं होता। आरोप प्रत्यारोप होते हैं, कटाक्ष किए जाते हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं होती। आज नरेंद्र मोदी अमित शाह की राजनीति दुश्मनी की राजनीति है, तो कांग्रेस को भी उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, और कांग्रेस को जहां मौका मिलेगा वहां कांग्रेस डट के भाजपा के खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ और उनके कृत्यों के खिलाफ कांग्रेस पूरी लड़ाई लड़ेगी। कई लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर मैं चलते चलते ये कहूंगा, कोर्ट पे विश्वास करिए, न्यायपालिका पे विश्वास करिए और निष्पक्षता पे विश्वास करिए। शताब्दी जी, चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं, समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। शताब्दी जी आपका, अभय जी आपका और शर्मा जी आपका भी। तो आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।